नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विविध अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है और साथ ही साथ में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20 के बारे में बात की थी। यहाँ हम बात करेंगे एफडीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, और साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से रूट होते हैं एफडीआई के। गवर्नमेंट रूट होता है, अप्रूवल रूट होता है, कौन कौन से रूट होते हैं उनकी हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो चैलेंजेस टू बी एड्रेस्ड इन अपकमिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 बनी थी, उसके बाद जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनेगी उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जिनको ज़रूर से ज़रूर समाधान किया जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 फॉर द थर्ड टाइम टिल मार्च 2022 टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एक्सपोर्टर ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक यानी कि कोविड के दौरान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 को तीसरी बार एक्सटेंड कर दिया मार्च 2022 के लिए। बाद में ये फर्दर एक्सटेंड की गई अप टू 31 मार्च 2023 तक। 31 मार्च 2023 तक भी इसे एक्सटेंड करते ही रहे। Recent trade protectionist incidents as well as the disruption induced by the pandemic have proven that India's over-dependence on few items and fewer market has had a more severe negative impact on the country's international trade earning। क्या कहना चाहते हैं सरल भाषा में अगर कहें तो सरल भाषा में ये कह रहे हैं कि मतलब जब कोविड आया तो उस समय हमें ये पता चला कि हमारे पास में ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइटम नहीं है जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। फ्यू आइटम्स हैं, कुछ ही सामान है जिसको हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, और फ्यूअर मार्केट यानी कि ज़्यादा देशों के साथ भी हमारा बिजनेस नहीं होता, कुछ ही मार्केट है जहाँ पर हमारा बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट का काम होता है। और ये बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालने लगा। कब? जब जो है कोविड आया तो उस समय हमारी इंटरनेशनल जो अर्निंग थी वो घट गई। तो ज़रूरत क्या है हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा देशों के साथ व्यापार करें। सीधी सी बात है, ज़्यादा आइटम एक्सपोर्ट करें। जैसे ऐसा नहीं कि 4 आइटम देश के केवल 4 ही सामान है जो एक्सपोर्ट होते हैं अच्छी क्वालिटी के, नहीं, 100-150 आइटम हो जिनको हम एक्सपोर्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सम ऑफ द इशूज दैट मस्ट बी एड्रेस्ड इन द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आर मेंशन्ड बिलो। कुछ इशूज जो ज़रूर से ज़रूर एड्रेस किए जाने चाहिए वो यहाँ नीचे दिए गए हैं। पहला, इंडियाज हाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इन अ फ्यू लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड अ फ्यू प्रोडक्ट्स प्रीक्लूड यानी कि प्रिवेंट इट्स एबिलिटी टू फुल्ली ऑफसेट न्यूट्रलाइज एनी शार्प डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट। तो चूँकि हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन उसमें क्या है कि हम जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं हमारे पास जिनके साथ हम एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत कम हैं, और साथ ही साथ में जो प्रोडक्ट भी हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं उनकी भी संख्या बहुत कम है। इसकी वजह से हम अगर मान लो किसी वजह से मार्केट में प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल स्तर पर तो हम अपनी अर्निंग को बचा नहीं पाते, हमारे एक्सपोर्ट के डिक्लाइन को, घटत को हम रोक नहीं पाते। जैसे हमारी यूएस के साथ में काफ़ी सारी डिपेंडेंस है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ की अनाउंसमेंट करी हुई है। अब आप सोचो 25% टैरिफ उसने लगा दिया है तो ऑब्वियसली हम वहाँ पर प्रोडक्ट शिफ्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, लेकिन हमारे पास व्यवस्था क्या है, विकल्प क्या है, यानी हमें दूसरी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना होगा। भाई जो प्रोडक्ट बना उसको बेचना तो पड़ेगा ही, तभी तो कमाई होगी, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में बिजनेस पार्टनर कम है, देशों के साथ में व्यापार हमारा कम, कंट्रीज के साथ हमारा व्यापार होता है, और कम ही नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, टाइप ऑफ आइटम। मतलब जैसे मान लेते हैं कि मतलब जो कपड़े हमारे देश के बिकते हों दूसरे देश में, है ना, या अनाज बिकते हों, आम बिकता हो, इस तरीके की चीज़ें कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हैं जो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। इंडिया नीड टू डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेडिंग पार्टनर बोथ एक्सपोर्ट मार्केट एंड इंपोर्ट सोर्सेज एंड फाइंड अल्टरनेटिव हाई वैल्यू प्रोडक्ट ड्यू टू स्केल कंप्लीमेंट्री इकोनॉमीज एंड स्प्रेडिंग रिस्क। क्या कह रहे हैं कि इंडिया को ज़रूरत है कि वो डाइवर्सिफाई करे अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को, यानी कि ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर हमारे पास होने चाहिए, चाहे वो एक्सपोर्ट मार्केट हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए और चाहे हम जहाँ से इंपोर्ट करते हैं वहाँ के भी सोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए। नहीं कि हम 4-6 कंट्री हैं दुनिया की जहाँ से चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्री जहाँ से जो भी इंपोर्ट हो सकता है वो करना चाहिए, ये ऐसी कोशिश होनी चाहिए। फाइंड अल्टरनेटिव हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा हाई वैल्यू प्रोडक्ट मिले जो बहुत बड़े स्तर पर हम बेच सकें, जिससे कि रिस्क को स्प्रेड किया सके। ज़्यादा कंट्रीज होंगी, ज़्यादा मार्केट्स हमारे पास होंगी, ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो हम रिस्क को ख़त्म कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, है ना। जैसे अब यूएस ने मान लीजिए
कहा कि हमें 25% टैरिफ चाहिए, तो अगर हमारे पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसकी वजह से हमारा इकोनॉमी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, हम दूसरे देशों को वही चीज़ें बेचना शुरू कर सकें। इंडिया में एक्सप्लोर टारगेटेड जियोग्राफीज एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, तो इंडिया को चाहिए कि वो टारगेटेड जियोग्राफी, कुछ खास जियोग्राफी को तलाशे कि हम यहाँ अपना सामान बेचना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए कि चलो हम आगे से क्या करेंगे, हमारे देश में जो भी सेब उगते हैं उनके लिए हम कोई ना कोई नई मार्केट ढूंढेंगे जहाँ पर अपने एप्पल्स बेचेंगे, लाइक दैट, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन न्यू मार्केट इन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड लैटिन अमेरिका थ्रू स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट वेयर अवेयरनेस टुवर्ड नॉन चाइनीज ट्रेडिंग पार्टनर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड नीड्स टू बी एक्सप्लोर फर्दर। मतलब इन्होंने सजेशन दिया कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए नई मार्केट, कहाँ पर, अफ्रीका के देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में तलाशना चाहिए, लैटिन अमेरिका में जो है हमें अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। कैसे? स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट से, यानी कि उन देशों में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। होता क्या है, हम जाएंगे लैटिन अमेरिका की किसी कंट्री में या फिर हम अफ्रीका की कोई कंट्री में चले गए और वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, भाई हम तुम्हारे देश का डेवलपमेंट करेंगे, इसके लिए हमने पैसे दिए। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ व्यापार भी करना पसंद करेंगे। और इसका भी फायदा उठाने की इन्होंने बात की कि जहाँ पर लोग चाइनीज माल को नहीं पसंद करते, नॉन चाइनीज एजेंडा जो है यूटिलाइज किया जा सकता है। ऐसी कंट्रीज हैं जो चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं पसंद करती हैं, तो इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करने की यहाँ पर बात की गई। इंडिया में एम एट डाइवर्सिफाइंग इट्स इंपोर्ट सप्लायर्स, पहले भी बता चुके हैं कि कोशिश करनी है कि इंपोर्ट के सप्लायर, जहां से हम चीज़ें इंपोर्ट करके अपने देश में लाते हैं, उसके लिए भी कई सारी कंट्रीज हमारे पास होनी चाहिए, इंपोर्ट सप्लायर भी ज़्यादा होने चाहिए। द पॉलिसी नीड टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट आर मार्केट कंसंट्रेशन ऑफ इंडिया ट्रेड शुड नॉट गो बियॉन्ड स्पेसिफिक लेवल। और ये भी पॉलिसी जो बनाई जाए उसमें इंश्योर किया जाए कि भाई जो भी प्रोडक्ट है, जो भी मार्केट है, उसका कंसंट्रेशन एक लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने मतलब ऐसा ना हो कि हम 50% रोजगार मतलब जो है एक्सपोर्ट केवल यूएस को कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। या मान लेते हैं मैंगो है, पता चल रहा है मैंगो हम सिर्फ सऊदीया में भेज रहे हैं, 80% मैंगोज हमारे सिर्फ सऊदीया में जा रहे हैं। इस तरीके का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, पता चले एक ही प्रोडक्ट हर जगह चिपकाए पड़े हैं ना। Promoting efficacy of states in exporting and exploring so far unexplored products and are added areas to be considered for the long term export growth। ठीक है, तो जो राज्य हैं इनकी क्षमताओं को प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें। उसके बाद में अनएक्सप्लोर्ड प्रोडक्ट जो हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो अच्छे नहीं हैं, जिनको हमने पहले कभी देखा नहीं, मतलब पहले कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, उन पर भी जोर देने की ज़रूरत है ताकि हम लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकें। ठीक है, फिर है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस विल आल्सो ग्रेटली इन्हेंस द कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। मतलब प्रक्रिया को अगर आसान किया जाएगा तो उससे भी जो है कंपटीशन की स्थिति बनेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्रेंड बात की कि भाई कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एड्रेस किए जाने चाहिए। तो पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 3 बार एक्सटेंड किया और तीसरी बार मार्च 2022 तक किया था, चौथी बार एक्सटेंड करके इसको 31 मार्च 2023 तक किया। क्यों? क्योंकि कोविड आ चुका था इसी दौरान में, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब पैंडेमिक हुई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें ये पता चला कि हमारे पास कुछ ही आइटम्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ ही कंट्रीज हैं फ्रेंड जहाँ पर अपना सामान बेचते हैं। तो ये प्रॉब्लम से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारी जो अर्निंग है उस पर बहुत बड़ा निगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, कुछ इश्यूज जिनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, उनमें से है कि इंडिया का एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन केवल कुछ ट्रेडिंग पार्टनर के साथ है, जो कि गलत है, और कुछ ही प्रोडक्ट हैं जिनको हम बेचते हैं, ये भी गलत है। यानी कि हमारा व्यापार सिर्फ कुछ जो है बिजनेस मतलब कुछ इकोनॉमीज के साथ में, कुछ देशों के साथ नहीं रहना चाहिए। हमें 50-60 देशों को एक्सपोर्ट करना चाहिए, 4-5 देशों को नहीं। और हमें 10 मतलब 40-50 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने चाहिए, सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट नहीं। तो ये चीज़ पर जोर देने की ज़रूरत है। इंडिया को अपने ट्रेडिंग पार्टनर जो है डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, बांटने की ज़रूरत है। दुनिया भर में हमारे लोग फैले रहें, चाहे एक्सपोर्ट का काम करना हो और चाहे कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो, तो उसके लिए भी हमारे पास विकल्प होना चाहिए। हमें अल्टरनेटिव हाई वैल्यू प्रोडक्ट तलाशने की ज़रूरत है, जिससे कि हम जो है कंपटीशन को फेस कर सकें और रिस्क को कम कर सकें। इंडिया जो है टारगेटेड इकोनॉमीज़ को, जियोग्राफीज़ को जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और उनके साथ में जो है हमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। मतलब कहने का हमें
किसी विशेष देश को हमने पकड़ा कि भाई इस देश में हम अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, अफ्रीका में कांगो देश में, और हम कौन सा प्रोडक्ट उस देश में ले जाना चाहते हैं, इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। इन्होंने यहाँ पर ये भी सजेस्ट किया कि अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका, इन सब मार्केट्स को हमें तलाशने की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, और नॉन चाइनीज़ प्रोडक्ट पसंद करने वाली कंट्रीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हम अपना प्रोडक्ट वहाँ बेच सकें। इंडिया जो है इंपोर्ट सप्लायर भी डाइवर्सिफाई करें, यानी कि इंपोर्ट सिर्फ एक दो देशों से ना हो, बहुत सारे देशों से हम इंपोर्ट करें, इसको भी इंश्योर करना होगा। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या किसी पर्टिकुलर मार्केट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपोर्ट में। पता चल रहा है जितना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका 50% केवल यूएस को ही बेचे पड़े हैं, तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इट शुड नॉट बी देयर। अनएक्सप्लोर प्रोडक्ट को भी नए नए एरियाज में ट्राई करना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम पहले एक्सपोर्ट नहीं करते तो उनको भी एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई जो अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं प्रक्रिया को एक्सपोर्ट की, तो वो भी जो है इंडियन एक्सपोर्ट में कंपटीशन को बढ़ावा देगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, एफडीआई, एफआईआई और रीसेंट ट्रेंड क्या हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रीसेंट ट्रेंड क्या चला हुआ है, इसकी हमें बात करनी है। तो पहले एफडीआई पर बात करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Foreign direct investment is an investment made in a country by a foreign investor, often a company, to control the ownership of an entity. Foreign direct investment एक इन्वेस्टमेंट होता है, किसी देश में किया जाता है, विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा किया जाता है, जो कि जनरली एक कोई कंपनी होती है, ताकि जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है पैसा, उसकी ओनरशिप उनके पास आ सके। ओनरशिप रहेगी, शेयर में हिस्सा रहेगा, तो प्रॉफिट भी उनके पास आएगा। FDI is a key engine of economic growth, assisting in maintaining high growth rate, enhancing productivity and generating employment। FDI जो है क्या है, ग्रोथ का इंजन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का इंजन है। ये क्या करता है, हाई ग्रोथ रेट को मेंटेन करने में मदद करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के अवसर भी मिलते हैं इसकी वजह से। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या है, जैसे मान लेते हैं कि मेरी एक कंपनी है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे नहीं मिल रहे हैं कहीं से, लेकिन अगर कोई विदेशी बोले कि मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपए दूंगा, तुम अपना बिजनेस बढ़ाओ और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 50-50 शेयर कर लेंगे। तो अगर 500 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएंगे सर, जहाँ मेरे पास करोड़ों भी नहीं है, वहाँ 500 करोड़ अगर मुझे मिलेंगे, तो सीधी सी बात, मैं बिजनेस को फैलाऊंगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा, ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, ज़्यादा अवसर मिलेंगे, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस FDI की वजह से। A favorable policy framework and a stable business environment promote FDI inflow। किसी भी देश में FDI कब आएगा, जब भाई वहाँ पर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो अच्छा हो, बढ़िया क्वालिटी का हो, और जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो भी जो है स्टेबल होना चाहिए, है ना। जैसे पाकिस्तान में कितनी FDI जाएगी, आप सोचिए ना, कभी भी बम दग जाता है उनका, आप लेके जा रहे हैं, बम फट जा रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ FDI नहीं आएगा। लेकिन शांत देश है, बिजनेस पे फोकस्ड है, पॉलिसी अच्छा है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इन दैट केस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है कुल मिला करके। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग अ सीरीज ऑफ चेंजेज इंटेंडेड एज लिबरलाइजिंग एंड सिंप्लीफाइंग FDI पॉलिसी इन इट्स अटेम्प्ट टू ऑप्टिमाइज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द नेशन व्हिच वुड कल्मिनेट इन इंक्रीज FDI इनफ्लो। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो है चेंजेस किए हुए हैं ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को उदार किया जा सके, आसान किया जा सके, ताकि क्या हो कि मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। वो कैसे आएगा, उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ेगा, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। डिफेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गई, सिविल एविएशन हो गया, प्लांटेशन, ट्रेड, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग, सैटेलाइट इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन एंड द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर अमंग द सेक्टर दैट हैव बीन लिबरलाइज। मतलब पहले इन सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउ किया जाता था, जैसे डिफेंस में नहीं अलाउ करते थे कि हमारा डिफेंस सिस्टम है, इसमें FDI नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन अब इन सबको लिबरलाइज किया गया कि एक सर्टेन परसेंटेज तक इन सब में इन्वेस्टमेंट, डिफेंस में, कंस्ट्रक्शन में, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग में, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज में, सैटेलाइट इंस्टॉलेशन वगैरह में, इन सब में अलाउ किया गया। ठीक है, नेट FDI हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 3.7 बिलियन इन दिस टू 36.6 बिलियन इन 2021-22। 2021-22 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 36.6 बिलियन हो चुका है फ्रेंड्स। ओके, तो फिर आगे बात करनी है हमें रूट्स ऑफ FDI।
तो बातें मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट आगे चल करके हम FII पढ़ेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए इतना समझिए कि विदेशी व्यक्ति हमारे देश में अगर इन्वेस्ट करता है पैसा ताकि हमारी कंपनियां आगे बढ़ सकें और उसको भी जो है ओनरशिप मिल सके, तो दैट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है, ठीक है, और ये क्या नाम है, हाई ग्रोथ रेट मेंटेन करने में मदद करता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आता है, ज़्यादा नौकरियों के अवसर लेकर आता है। भाई पैसा होगा तो समृद्धि होगी, हर चीज़ बढ़ेगी, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और FDI का इन्फ्लो तभी बढ़ेगा, ज़्यादा FDI आएगी जब पॉलिसी जो हो अच्छी हो और स्टेबल जो है बिजनेस इन्वायरमेंट हो, तभी ये जो है FDI प्रमोट होता है, FDI आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं कि ताकि जो है FDI हमारे देश में आ सके। उसके लिए इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट किया है, लिबरलाइज भी हुए हैं, यानी उदारता की नीति भी अपनाई हुई है, ठीक है। और इन सब की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अभी आपने देखा है कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहाँ 3.7 बिलियन था वो बढ़ करके जो है 20 वर्षों में मोटा मोटा 36 बिलियन हो चुका है, यानी कि लगभग जो है 12 गुना जो है FDI हमारी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में कुछ सेक्टर्स थे जो जहाँ पर पहले जो है FDI अलाउ ही नहीं थी, उन सब में लिबरलाइज किया गया कि भाई अब इस सब में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आगे चल करके इन सब में कितना परसेंटेज है वो भी हम देखेंगे, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। FDI जो है बढ़ करके कितना 36.6 बिलियन हो गया 2021-22 तक। ये नंबर उतना रिलेवेंसी रखती नहीं है, बस आप समझ लें कि हाँ भाई पहले 3-4 बिलियन होता था, अब जो है 36 बिलियन हो रहा है 2021-22 में, ठीक है। अब बात करते हैं रूट ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई विदेशी व्यक्ति है इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या तरीका है? सर 2 तरीके हैं, एक तो RBI का ऑटोमेटिक रूट है और दूसरा है गवर्नमेंट रूट है। 2 तरीके हैं पैसे इन्वेस्ट करने के। पहला तरीका RBI का ऑटोमेटिक रूट, किसी से कुछ पूछना नहीं है, तुम्हारा मन है रिलायंस में इन्वेस्ट करने का, ले आओ 500 करोड़ इन्वेस्ट कर दो, बात खत्म हो गई। ये RBI का ऑटोमेटिक रूट हो गया। गवर्नमेंट रूट क्या है? तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुम्हें परमिशन लेनी। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है, परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार हाँ कहेगी तो कर पाओगे, नहीं तो मना कर देंगे। गवर्नमेंट रूट हो गया, ठीक है। बस यही इतनी बात है, थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं इसी बारे में। ऑटोमेटिक रूट ऑफ RBI मतलब ऑटोमेटिक है, इसमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। FDI इज परमिटेड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट और द RBI in all activities sectors specified in the government of India's consolidated FDI policy as amended from time to time। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो FDI पॉलिसी आई है उसमें बताया गया है कि किन किन सेक्टर में आप ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है तो वहाँ पर ना तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है या फिर ना तो RBI से परमिशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन किन किन जगहों पर कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से वो डिसाइडेड है और समय समय पर चेंज होता रहता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे उसके बारे में भी, ओके। The Indian firm that receives FDI through the automatic route must follow the terms of FDI policy, including reporting of FDI and issuing share to the RBI। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर किसी इंडियन फर्म को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, रिलायंस कंपनी को मान लो 500 करोड़ का FDI मिलता है, तो रिलायंस को गाइडलाइन FDI पॉलिसी की फॉलो करनी पड़ेगी। उनको क्या करना होगा, उनको RBI को रिपोर्ट देनी होगी कि हमें 500 करोड़ का FDI आया हुआ है, ये काम। और दूसरा जो भी शेयर वगैरह इशू किए हैं, भाई 500 करोड़ अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो बदले में तुमसे शेयर लेगा, तुम्हारी हिस्सेदारी लेगा, तो जो शेयर इशू किए हैं उसके बारे में भी जानकारी RBI को देनी पड़ेगी। कितने शेयर इशू किए हैं, कितना पैसा FDI से है, ये सारी जानकारी RBI को देनी पड़ती है। किसको? जिस फर्म के पास FDI आया हुआ है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रूट से ये नहीं कि पैसा आ गया दबा के बैठे हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको बताना पड़ेगा कितना पैसा पाए हो और कितना शेयर इशू किया, ये बातें बतानी पड़ेगी। वही बात यहाँ पर दोबारा से करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया कि द इन्वेस्टर मस्ट फॉलो अ 2 स्टेज रिपोर्टिंग प्रोसेस। यहाँ पर इन्वेस्टर को 2 स्टेज का रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। द इंडियन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रीजनल ऑफिस कंसर्न ऑफ द RBI। RBI के रीजनल ऑफिस जो भी हो उसके फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा इंडियन कंपनी को कि हमें जो है विद इन कब 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर इंडियन कंपनी को FDI मिल गई तो FDI जब मिली है, कोई न कोई शेयर इशू किया होगा, उस शेयर एप्लीकेशन जो भी शेयर इशू किया है उसके बदले में जो पैसा मिला है, या जो शेयर इशू किया है उसके कंसिडरेशन में बदले में जो पैसा मिला है, उस
पैसे के मिलने के 30 दिन के अंदर में आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। बस यही इतनी बात है, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा 30 डेज कहाँ से, शेयर एप्लीकेशन की मनी रिसीव होने के 30 डेज के अंदर अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमको जो है एफडीआई मिली है इतने की। अपॉन इशू ऑफ शेयर टू नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन विद द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रीजनल ऑफिस कंसर्न ऑफ द आरबीआई। जब भी एफडीआई के लिए आप जो है शेयर इशू करेंगे, किसको, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर को, भाई कंपनी में अगर वो 500 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, मान लो 10% हिस्सेदारी 10% आपसे ले लिया, तो आपको 10% आपने हिस्सेदारी उसको दी है, इस बात का डॉक्यूमेंटेशन सबूत वगैरह फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट आरबीआई के रीजनल ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी। अगर हम आगे बात करें तो सर गवर्नमेंट रूट है हमारे पास में। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एक्टिविटीज नॉट कवर्ड बाय द ऑटोमेटिक रूट रिक्वायर्ड प्रायर गवर्नमेंट परमिशन। तो ऐसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो, या ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जिसमें ऑटोमेटिक रूट नहीं अलाउ है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले ही इन्वेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ऑटोमेटिक रूट में नहीं है तो कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट रूट में, और गवर्नमेंट रूट में प्री अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से या आरबीआई से। प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू द गवर्नमेंट रूट आर रिव्यूड बाय द रेलिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। अब अगर तुम जो है मान लो तुम पैसा इन्वेस्ट करते हो होटल वगैरह में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो होटल इंडस्ट्री में, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या जो भी होटल डिपार्टमेंट को, जो होटल को देखते हैं, जो भी मिनिस्ट्री, जो भी डिपार्टमेंट देखता है, उनके पास अप्रूवल के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्रपोजल इन्वॉल्विंग अ टोटल फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ मोर देन 5,000 करोड़ रिक्वायर्स क्लियरेंस फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। अब अगर कोई आता है बोलता है कि मुझे 5,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है एफडीआई में, तो उस केस में जो अप्रूवल मिलेगा वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से मिलेगा, फिर किसी मिनिस्ट्री से नहीं मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इकट्ठा हो रहा है तो एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान इज आल्सो प्लेस्ड अंडर गवर्नमेंट रूट। जो पाकिस्तान से एफडीआई आएगी उसको गवर्नमेंट रूट में रखा गया है, यानी अप्रूवल के बगैर संभव नहीं है, ऑटोमेटिक रूट में नहीं रखा गया है, ठीक है। अब आपको पता ही है कितनी पाकिस्तान से एफडीआई आती होगी, लेकिन ठीक है, गाइडलाइन हमारे पास यही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बात की किसकी, रूट की। दो तरीके हैं, तो फ्रेंड्स दो रूट हैं हमारे पास। एक तो जो है आरबीआई का ऑटोमेटिक रूट है जिसमें किसी तरीके की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा गवर्नमेंट का रूट है, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि भाई ऑटोमेटिक रूट में विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई जो है, गवर्नमेंट ऑफ या फिर आरबीआई से परमिशन लिए बगैर आप एफडीआई में मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जिन भी एक्टिविटीज़ में या सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है वो डिसाइड होता है कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडीआई पॉलिसी से, और ये अपडेट भी होती रहती है, ठीक है। इंडियन फर्म अगर जो है एफडीआई रिसीव करती हैं ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, तो उन्हें एफडीआई के पॉलिसी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें उन्हें एफडीआई कितना मिला उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, कितने शेयर दिए गए हैं उसकी रिपोर्टिंग आरबीआई को करनी पड़ती है। तो उसी प्रक्रिया में ये दो प्रोसेसेस हैं। पहला, इंडियन कंपनी को अगर मान लो एफडीआई रिसीव हुई है तो उसको आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में जा करके जब भी वो शेयर जो इशू किया गया उसके बदले में पैसा मिला है, जिस डेट को मिला है, रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, उसके 30 दिन के अंदर में आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज जो है डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर को जितना भी शेयर इशू किया है आपने अपनी कंपनी का उस एफडीआई के बदले में, उसकी भी जानकारी, उसका भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है आरबीआई के पास। तो दो चीज़ें सबमिट करेंगे, कितना अमाउंट आपको मिला है और कितने शेयर आपने उस फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिए हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, जो डिपार्टमेंट या जो सेक्टर जो है ऑटोमेटिक रूट में नहीं आता है वो गवर्नमेंट रूट में आ जाता है, और इसके लिए प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट चाहिए होती है, गवर्नमेंट की पहले से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। प्रपोजल जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट रूट के थ्रू अगर आता है, मान लो कोई प्रपोजल आया कि सर हमको जो है हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना है, तो जो रिलेवेंट मिनिस्ट्री है हेल्थ मिनिस्ट्री, वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वहाँ से, ठीक है,
मतलब जिस मिनिस्ट्री को पर्टेन करता है वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर टूरिज्म का है तो टूरिज्म डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, इकोनॉमिक अफेयर वगैरह है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह से लेना पड़ेगा, जैसे बैंक वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में लेना पड़ेगा, लाइक दैट। अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बार में आ रहा है तो उसके लिए जो अप्रूवल मिलेगा वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से मिलेगा। 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट एक बार में, ठीक है। और अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से आ रहा है तो उसको भी गवर्नमेंट रूट में रखा गया है, ऑटोमेटिक अप्रूव्ड रूट में नहीं रखा गया है। बिना परमिशन के पाकिस्तानी लोग हमारे देश में या पाकिस्तानी कंपनियाँ हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब फिर अगला टॉपिक उठाते हैं जो कि है सेक्टर वाइज FDI फ्लो रूट्स एंड लिमिट टू इंडिया। सेक्टर वाइज जो है क्या लिमिट्स हैं इनकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें कुल मिलाकर के उन्होंने 35 जो है सेक्टर की बात की है, तो 35 सेक्टर तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। मैं आपको जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं उन पर पहले डिस्कस कर देता हूँ। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने रेड में रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे पहला है सेक्टर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। FDI की लिमिट कितना है सर, 100% इन्वेस्टमेंट किया सकता है और इसका रूट क्या है, ऑटोमेटिक, किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, 100% इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में किया सकता है, डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग में किया सकता है, 100% तक किया सकता है। उसमें भी 100% में कंडीशन है कि 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूट फॉर न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस। यानी अगर कोई नई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है डिफेंस की जिसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस की ज़रूरत है तो 74% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउ है। यानी कि 74% अगर उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है FDI तो उसके लिए अप्रूवल किसी से नहीं चाहिए, ठीक है। और अप टू 100% अगर इन्वेस्टमेंट करना है बाई गवर्नमेंट रूट इन एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। डिफेंस में अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए कोई कंपनी काम करना चाहती है तो वहाँ 100% जो है इन्वेस्टमेंट किया सकता है FDI में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% हो सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट रूट के थ्रू होगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दो बातें हो गई। अगर कोई न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस ले रहा है, कोई नई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है तो उसको ऑटोमेटिक रूट में रखा है इन्होंने और 74% तक ऑटोमेटिक है, किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई कंपनी है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसमें 100% तक अलाउ किया, लेकिन शर्त ये रखी कि आपको उसको गवर्नमेंट रूट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। सिविल एविएशन एयरपोर्ट हो गया, सिविल एविएशन एयर हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और फ्रेंड्स सिविल एविएशन नॉर्मल हो गया। 3 सिविल एविएशन ही है फ्रेंड, ध्यान रखें 100% ही इसमें तीनों में है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए इनको। सिविल एविएशन एयरपोर्ट में ऑटोमेटिक है, सिविल एविएशन नॉर्मल में ऑटोमेटिक है और सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में ऑटोमेटिक अप टू 49% है और 49 के ऊपर जो है गवर्नमेंट रूट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। टेलीकॉम सर्विसेज में 100% है ऑटोमेटिक रूट से। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC जिन्हें हम बोलते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में FDI 100% है ऑटोमेटिक रूट से, यानी कि किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर CIC क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो है 100% है ऑटोमेटिक रूट से। वाइट लेबल ATM ऑपरेशन 100% है ऑटोमेटिक रूट से। वाइट लेबल ATM वो होते हैं जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे टाटा वगैरह कंपनियां चलाती हैं। फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड बाई RBI, SEBI, IRD और एनी अदर रेगुलेटर 100% है IR ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड जो मैंने यहाँ पर इतने जो रेड रखे हुए हैं, ये जितने भी रेड हैं ये मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लिस्ट है, आप पढ़िएगा, पढ़ डालिए, याद रह सके तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा काम आप याद रख पाएंगे। तो जो रेड हैं उनको ज़रूर पढ़ करके जाएं, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में कितना है 74% ऑटोमेटिक रूट से। प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74% है ऑटोमेटिक है, 49% तक, 49% से लेकर 74% तक गवर्नमेंट रूट में है। लेकिन अगर ऐसे पूछें कि प्राइवेट सेक्टर में कितना जो है वो FDI है तो 74% हमारा आंसर होगा। जब तक कि वो ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट की ना बात करें तो बस तब तक आंसर आपका यही होना चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर में कितना है 74% हो गया, ठीक है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन सिक्योरिटीज मार्केट 49% है। पेंशन सेक्टर में 49% है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में 20% है, वो भी गवर्नमेंट के अप्रूवल से, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो सकता है अपने बैंकिंग सेक्टर वाला। प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74% इन्वेस्ट किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों यानी PNB वगैरह, SBI वगैरह में 20% तक इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक है 49% तक, और 49% से ले करके ऊपर 74 तक जाना चाहते हैं, देन यू नीड गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है फ्रेंड। तो ये टोटल 35 है फ्रेंड, यहाँ पर कितने हैं 35 हैं, जिसमें से मुझे लगता है 10-12 हमने काम के आपको बता दिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इतने में काम आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पेट्रोलियम नेचुरल गैस
सारे 100% है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस 100% है, ऑटोमेटिक रूट है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 74% तक ऑटोमेटिक रूट पर है और 100% तक गवर्नमेंट रूट से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सिविल एविएशन में 100% है, सिविल एविएशन में 100% है। टेलीकॉम सर्विस में 100% है। CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी में 100% है। वाइट लेबल ATM में 100% है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में 100% है। और कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़ हो जिनमें RBI SEBI वगैरह रेगुलेटर का काम करते हैं 100% है, ठीक है। उसका अब हो सकता है पूछ ले भाई, वो उसका मन करे कि माइनिंग में बता दो, तो 100% है। एक आधी बार पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि ना पढ़िए, है ना। उसके बाद में फिर है इंश्योरेंस में 74% है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में 74% है, जिसमें 49% तक ऑटोमेटिक है, उसके ऊपर का गवर्नमेंट रूट से है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो सिक्योरिटीज मार्केट की है 49% है। पेंशन सेक्टर में 49% है। पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% है, लेकिन गवर्नमेंट रूट से है, इसमें 20%, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर बात करें PNB की, तो PNB में 20% इन्वेस्ट किया सकता है, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ। अगर मैं बात करूँ HDFC की, जो कि प्राइवेट बैंक है, तो यहाँ 74% तक किया जा सकता है। उसमें 49% तक अगर करना है तो ऑटोमेटिक रूट आएगा, और 49% से ज़्यादा और 74% तक करना है तो गवर्नमेंट के अप्रूवल से आएगा, ठीक है। तो बस इतनी बातें हो गई। लिस्ट मैंने पूरी दे दी है। आपको अगर लगता है कि आप याद रख सकते हो भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ डालो। एटलीस्ट एक बार तो देख ही लेना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं आपको पूरा पढ़ा ही दूँ, है ना। एक बार मैं ही पढ़ देता हूँ कम से कम, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ही ली थी। माइनिंग में 100% है। अप लिंकिंग ऑफ नॉन न्यूज करंट अफेयर्स TV चैनल, डाउन लिंकिंग ऑफ TV चैनल 100% है। ब्रॉडकास्टिंग में 100% है। फार्मास्यूटिकल्स में ग्रीन फील्ड 100% है। एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री में 100% है। प्लांटेशन सेक्टर में 100% है। माइनिंग में 100% है। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसमें टाउनशिप हाउसिंग बिल्डिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर 100% है। इंडस्ट्रियल पार्क में नए और एग्जिस्टिंग 100% है। सैटेलाइट इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन वगैरह 100% है। फार्मास्यूटिकल्स ग्रीन फील्ड 100% है। कैश और कैरी होलसेल 100% है। ई-कॉमर्स एक्टिविटी 100% है। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 100% है। ड्यूटी फ्री शॉप में 100% है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% है। फिर इंश्योरेंस में 74, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में 74% है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में 74% है। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 51% है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सिक्योरिटीज मार्केट 49% है। पेंशन सेक्टर में 49% है। पावर एक्सचेंजेज में 49% है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विस में 49% है। प्रिंट मीडिया में 26% है। पब्लिक सेक्टर में 26% है। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है, बाकी जनरली जो है ना। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 51% है। प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज में 74% है, लाइक दैट, ठीक है। तो बस इतना, आपको जो रेड वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप है फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।